हम्म। लो देखो तो क्या अनुष्का आवाज आ रही है ना। हाँ सर। पारू। हम्म। तो देखो कल लास्ट में जो बता रहे थे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बताए थे। ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी बोर्ड के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। फिर हमने बोला कि मैग्नेट चैप्टर में हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। तो हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, उसका हमने बताया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का हमने एनालॉजी के बेसिस पे बताया था कि हाफ ई की जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। यहाँ क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये ऊपर है। तो काउंटर पार्टनर में मैग्नेटिक फील्ड में ये नीचे आएगा। म्यू नॉट, परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं और म्यू को हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये आपका है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हम यहाँ तक कर रहे थे, है ना, लास्ट लाइन एक लाइन रह गया था। लिखेंगे हेंस, हेंस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हेंस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा बउआ, है ना। हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर पढ़ना है, जो आपके फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है बउआ। उसमें आपको सेम जो है वहां पे यूज होगा। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ड्राइव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इसका जगह यही पे है। मैग्नेट वाला हम ये ड्राइव करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में ये दोनों कर करके डायरेक्ट लिखा हुआ है। हम वहां नहीं करेंगे, आपको यहाँ से याद कर लेना होगा। तो कोई भी बउआ, जैसा आप कहती हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पूरा ऑप्टिक्स आपको क्लास 12 का सेकेंड बुक में पढ़ना है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कुल एनर्जी जो होगी एक किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है, वो एनर्जी डेंसिटी जो होगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका प्लस करके होगा। इसका मतलब टोटल जो है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। एज यूजुअल जैसे मैंने कल बोला था, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आशा जी। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक में। अब एक दो को छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर पे चले जाएंगे। लिख हो गया। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Find the force of attraction between two parallel plate of parallel plate capacitor. Two parallel plate of parallel plate capacitor. ठीक है। तो क्या है बउआ आपको, जैसे कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, हम अभी जस्ट सीरीज और पैरेलल में देखेंगे बउआ, जब हम अभी जस्ट कॉम्बिनेशन, है ना, 15-20 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। तो वहां देखेंगे, या एज यूजुअल अभी तक जानते हैं कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में आपका क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। ठीक है। हमने क्या कहा कि
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या बता रहे थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये हमें पता करना है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है। ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। एज यूजुअल हम लोग ए एप्सिलॉन अपॉन डी कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाला था, बट हम यहाँ जानना चाहते हैं कि दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है। वो बता पाएंगे कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या अप्रोच रखेंगे, दो प्लेट के बीच में अट्रैक्शन कितना हो सकता है, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग कैसे कर पाएंगे? क्या बोल पाएंगे कुछ? बोलो अनुष्का, अगर सर आपको। मतलब हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ। मतलब ऐसे कि कैसे शुरू करेंगे ये बताना। हाँ, मतलब अप्रोच सोचेंगे थे ना बुआ। अब जैसे मान लो कि आप क्लास 12 में कितना पढ़ाई की है, तो ये कब पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत की है? मोटा मोटी जनरली तौर पे कह सकते हैं कि जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा, तो उस रिजल्ट के मार्क्स से पता चल जाएगा कि भाई आपने वाकई कितना मेहनत किए थे। सिमिलरली कोई रेसलिंग वगैरह करने जाता है बउआ, अगर वो जीतता है तो बाकी मतलब सबकी अपेक्षा सबसे ज्यादा मेहनत वो किया है अपने रेसलिंग में, है ना? तो वैसे ही बउआ कि भाई, तो ये कितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बउआ कि चूंकि दोनों प्लेट पे अपोजिट चार्ज है, सर दोनों प्लेट इलेक्ट्रिक पे क्या। फील्ड का वैल्यू लेके चार्ज डेंसिटी वाला से करके। हाँ देखो, वही उसी अप्रोच पे के चल रहे हैं। उससे ज्यादा आसान अप्रोच ये है कि बिल्कुल सही आप बोली है, बट हाँ, तो हम लोग स्टार्टिंग ऐसे और सिंपल में बोल सकते हैं कि सही बात है, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डी डिस्टेंस पे। अब क्या है, मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करके रखे हुए है। अब हमको क्या करना है, अगर हम इस प्लेट को उठा लिए बुआ, पकड़ लिए, हम पकड़ के इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसको दूर ले जाने में, इसको क्या करने में, दूर ले जाने में हमको क्या करेगा बउआ, क्या लगेगा हमें? फोर्स लगेगा बउआ, क्योंकि इस प्लेट को, ये प्लेट तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर जाने नहीं दे रहा है, अट्रैक्ट करके रखे हुए है, अट्रैक्ट करके रखे हुए है। तो इसको हमको खींच करके ले जाने में हमें फोर्स लगेगा बउआ। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, उससे हम पता कर लेंगे बउआ। क्योंकि जितना से अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स देंगे, तो क्या होगा, हम खींच पाएंगे, है ना? कोई बच्चा को वो अगर हाथ पकड़ के खींचती है, मान लिया अगर वो मजबूत होगा, तो आप उसे खींचेंगे, वही आपको खींच लेगा। अदरवाइज ये कर सकते हो कि जितना उसके पास ताकत है, उतना अगर आप भी लगा दोगे, तब आप वो बच्चे को खींच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खींच पाओगे। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ा बउआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, दूर ले जाने के लिए, कहीं ना कहीं उससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कितना है। ठीक है, लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे। इफ वी डिस्प्लेस if we displace one of the plate through x distance, if we displace one of the plate through x distance, comma, the work done by agent, the work done by agent in displacing the plate, the work done by agent in displacing the plate, in displacing the plate, तो W क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा बुआ, फोर्स, यानी दोनों प्लेट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स, ये है वर्क डन होता है। लिखेंगे this this f dot dx, this f dot dx will be stored, will be stored in the form of energy inside the capacitor. This f dot dx will be stored in the form of energy inside the capacitor, inside the capacitor. Hence, hence the increase in energy,
hence in increase hence the increase in energy the increase in energy from previous TO2 new configuration from previous TO2 new configuration is 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 f dot dx, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, तो इसको एक्स हम लोग बाद में डिस्प्लेस करेंगे बुआ। वर्क डन हमने अभी ये लिखा है। जो नेट चेंज क्या होगा, ये एनर्जी इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, वही वही फोर्थ को बताएगा लास्टली। तो क्या बोले कि इंक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम प्रीवियस टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज एफ डॉट डी एक्स एंड we calculate the value of required force as follow, and we calculate the value of required force as follow। तो जैसे अब आप बोली थे अनुष्का, उसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे कि इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी when plate is at d distance, initial amount of energy when plate is at d distance, plate is at d distance, इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी को ई आई लिखे। इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी ई आई क्या होता है बुआ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है बुआ, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, हमने आपको कल बताया था अच्छी से, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो कुल एनर्जी क्या होगा बुआ, एनर्जी डेंसिटी म्यू ई मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, पहला प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए है वो प्लेट का, और पहला प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, ये वॉल्यूम हो गया। तो इनिशियल एनर्जी डेंसिटी जिसको म्यू ई लिखे थे, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, ये इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया। लिखेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। लिखेंगे आफ्टर सेपरेशन ऑफ एक्स डिस्टेंस, आफ्टर separation of x distance, separation of x distance, the amount of energy stored, the amount of energy stored equal to E final equal to EF, E final। तो जब हुआ इनिशियल में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी था जब हमने सेपरेट नहीं किया था। अब जब हमने सेपरेट किया हुआ, हमें वर्क डन करना पड़ा। वो वर्क डन जो है क्या हुआ, कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। तो पहले मान लो 10 जूल की एनर्जी थी, अब 25 जूल की हो गई सेपरेशन के बाद, क्योंकि जो वर्क डन किए, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार एनर्जी कंजर्व होता है। तो जो वर्क डन किए वो एनर्जी कहाँ गया हुआ, वो एनर्जी ये कैपेसिटर के रूप में स्टोर हो गया है। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, लेकिन चेंज क्या कर गया बुआ, एरिया भी चेंज नहीं करेगा प्लेट का। चेंज क्या हो गया, जो पहले डिस्टेंस डी था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, डी प्लस एक्स। तो डी की जगह क्या हो गया, डी प्लस एक्स। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। जब इमेजिन करो ये प्लेट उठा के यहाँ रख दिए, ये प्लेट गायब हो गया, अब ये है बुआ टोटल डिस्टेंस जो है डी प्लस एक्स हो गया। तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी जो है हमारा ये आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एरिया मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस डी प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास हुआ फाइनल एनर्जी निकल गया, हमारे पास इनिशियल एनर्जी निकल गया है। चेंज इन एनर्जी क्या होता है बुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार। ठीक है, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के इक्वल है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, हमने एक्स किया। लिखेंगे बुआ कि वी नो दैट चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन। वी नो दैट चेंज इन एनर्जी is equal to work done, is equal to work done। Hence from equation first and second, hence from equation first and second, वही वो है dw यानी वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है बाबू। ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं।
वर्क डन क्या है हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या है, ये माइनस ये पुट कर देंगे बाबू, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए बी प्लस एक्स माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी है। फर्स्ट में से मतलब सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दिए, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा जब ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी से कैंसिल होगा, बचेगा क्या होगा, बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए एक्स, ई स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाला से ये डी वाला, ये बचेगा माइनस करने के बाद। एक्स से एक्स क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया हुआ, दो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई डाउट है पूछेंगे प्लीज। सर वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी तो कट जाएगा ना। किससे कट जाएगा हुआ, आप माइनस कर रही है कि आप इक्वल टू के इधर उधर डिवाइड करके कट कर रही ऊपर नीचे। आपने यहाँ क्या की, आपको स्टेप लिखना चाहिए, हम अगर स्टेप खा जाते हैं तो आपको फिर से एक स्टेप को बढ़ा लेना चाहिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाई डी, ए डी हो जाएगा, फिर प्लस फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस है, ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए को डी के साथ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एक्स के साथ, दो टर्म आया, यहाँ पे हमने लिखा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। सर ठीक है, ये समझ गए। ये और ये टर्म क्या कैंसिल हुआ, बचा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए बचा। तो आपके पास क्या बचा, फोर्स का वैल्यू जो बचा है वो बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, एक्स और एक्स कैंसिल हुआ। ठीक है, हाँ ये माइनस की, इसमें इसमें माइनस किया है बउआ, तो ये खत्म हुआ। अब तब हुआ ये एक्स मल्टीप्लाई था, इस एक्स को इधर ले गए तो क्या, अभी एक टर्म बचा है, तो ये मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हुआ, तब एक्स कटा है। ठीक है, तब एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो ये बचा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए, ये बचा। तो इसको कोई स्मार्ट स्टूडेंट जो है वो ऐसे लिखेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट। देखो हम नहीं जानते हैं कि बउआ अगर आपके चॉइस में एग्जाम में देगा, वो चॉइस में क्या पूछेगा। एक एक्सप्रेशन ये फोर्स का आया, बट जिस समय ये पूछा गया था क्वेश्चन उस समय ये चॉइस नहीं थे बाबू। ठीक है, हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठो आपको इस टाइप से चॉइस दे दे, लंबा चौड़ा क्वेश्चन को बना दे फाइनली, मतलब दो पहला प्लेट के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वही फाइनल पूछना चाहेगा, लंबा चौड़ा लिटरेचर लिखता है वह क्वेश्चन पूछने से पहले कभी कभी। तो कोई स्मार्ट स्टूडेंट जो है उसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को लिख देगा ई मल्टीप्लाई ई, ठीक है, इंटू ए। इसको अगर रीअरेंज करते हैं, हाफ ई, उसके बाद सो हाफ ई को लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट क्या होता है अनुष्का, याद है थोड़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। दोनों की केवल परेशान करते नहीं, पर भी बताइए बउआ, ये सब याद होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अनुष्का फिर देखो बोलेंगे कि ये सिग्मा है, ये दोनों माइनस सिग्मा है जगह बाबू। हाँ ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा, हमने खूब अच्छे से हुआ, हमने दो टाइम बता चुके हैं, ये चीजें दो जगह ड्राइव कर चुके हैं एक्चुअल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो सिग्मा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, हमने कंपार्टमेंट फर्स्ट दिया था, कंपार्टमेंट सेकेंड, कंपार्टमेंट थर्ड, हम तीनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, यही तो है पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इन साइड में क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए बाबू, जब तक कैपेसिटर चलेंगे। देखो हर एक दिन, लास्ट क्लास में भी पूछे थे, मेरे ख्याल से कल नहीं पूछे थे, उसके पहले क्लास में पूछे थे, जब पहला प्लेट का डेरिवेशन कर रहे थे, और उसके पहले क्लास में हमने ड्राइव किया था, है ना। तो इन साइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
नहीं मैं तो एक बात नहीं मानते हैं बाबू, हम बस एक ही चीज तो आपको कहे हैं। अभी आपके पास कितना फौला होगा, 25-30 फौला हुआ होगा बाबू। अगर आप 3 घंटा सीरियसली बैठती हो और सारे फौले को, एकदम छोटा से लेकर बड़ा फौले को, आप बोले तो क्या 20-25 पेज का एकदम पतला सा कॉपी खरीदो, उसमें सोचो पूरा क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का फॉर्मूला लिख देंगे अपने राइटिंग में, एकदम खूब अच्छे राइटिंग बना बना के, उसमें 5 घंटा भी लगे तो लगा दो अभी। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कमांड में आ जाएगा कि भाई कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल का, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल रिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का। ठीक है। फिर वो आप गॉसस लॉ के थ्योरी आए हैं, तो गॉसस लॉ का क्या है वो फॉर्मूला है। ठीक है, जो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला, ई डॉट डी एफ, जो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, तो वो लिख देंगे एक लाइन में। फिर आपका गॉसस लॉ से आगे बढ़ते हैं, फिर गॉसस लॉ का एप्लीकेशन से हुआ, फिर से इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का वहां लिखे हैं, तो सब नहीं लिखोगे, बट इनफाइनाइट चार्ज शीट का लिख दोगे। फिर आपका स्फेयर का लिख दोगे, पोलर स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का, ये सब गॉसस लॉ के एप्लीकेशन पे है, ये लिखा जाएगा। उससे जब आगे बढ़ते होगा तो कुछ न्यूमेरिकल में कुछ एकदम की पॉइंट होगा, जो की पॉइंट है, हाँ, जैसे हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिग्मा डाला था बउआ, और आपको फोर्स ऑफ बायन्सी की बात की गई थी कि जो हमने ये करके न्यूमेरिकल करवाया, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि जब एयर में रखे थे और किसी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में है तो थीटा सेम रहा है, इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव करके है वो फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, अमूमन 2 लाइन में एकदम अच्छे ढंग से लिखेंगे कि फॉर्मूला का मतलब क्या है, क्या चीज कहना चाह रहा है। ठीक है। फिर मेरे ख्याल से पीछे का फिर वही टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, किसी डायपोल का इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होता है, कब होता है, ये लिख देंगे। उससे जब आगे बढ़ेंगे बुआ, तो फिर हम लोग कैपेसिटर में एंट्री कर गए मेरे ख्याल से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 यहाँ पे है बुआ, 5-6 छूटा होगा, मैक्सिमम 25 फॉर्मूले अभी तक हुए होंगे। ठीक है। कैपेसिटर का मिला दो तो मैक्सिमम 30 से 35 फॉर्मूला हुआ होगा। ये लिखने में आपको एकदम अमूमन बहुत ढंग से, जिसको कहता है कि नहीं हम एकदम अपने एग्जाम के लिए आज से 8 महीना 9 महीना बाद जब हम बैठेंगे एग्जाम में, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो वो अमूमन एकदम 2 से 3 पेज में ये सारा लिखा जाएगा, एकदम खूब सुंदर राइटिंग बना कर करके, लाल पीला हरा ब्लू अलग अलग टाइप का पेन रखेंगे, आराम आराम से लिखेंगे कि क्या है एक्चुअल में, उसके नीचे एकदम अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे, उसी को तो देखना है बुआ, 2-3 दिन देखोगे याद हो जाएगा, है ना। सिर्फ इतना काम नहीं कर रही हो तो आपका 1 महीना 1.25 महीना बीतने पे चला और आपको याद नहीं हो पा रहा है, इतना कर लेंगे ना तो मतलब वन ऑफ द इजिएस्ट वे होता है बउआ। और इसको उल्टोगे अगर हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो आप सोच पाओगे कि देखो भाई हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा था, हमने डायपोल पढ़ा, हमने मोनोपोल पढ़ा, हमने पोटेंशियल पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, हमने टॉर्क पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। ठीक है। फिर आपका इंडोन ब्रॉडॉन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये तमाम चीजें मैंने पढ़ा है ना। हमने कंडेंसर पढ़ा, हमने कैपेसिटर पढ़ा, हमने पैरेलल प्लेट पढ़ा, हमने स्फेरिकल पढ़ा, इंसर्ट पैरेलल प्लेट का क्या होता है, जैसा अब ये हम बार बार बोल रहे हैं, तो भाई वहां पे अगर इस कॉपी में बनाओगे तो लिखोगे वो सिंपल सिग्मा माइनस सिग्मा कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे 3 कंपार्टमेंट बनाकर, ये जब आप ये बना रही होगी तो हो गया, वो हमेशा के लिए याद रहेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन इंसर्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा आपके लिए लग रहा होगा, मतलब कोई चीज नया चीज करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि कैसे कर पाएंगे, बट करने बैठ जाते हैं ना, 3-4-5 घंटा लगता है तो आपको सुकून मिलेगा आपके आपको। जो भी है, देखो हाफ ई को कॉपी किए, एप्सिलॉन नॉट लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे कॉपी किया, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने वैल्यू पुट किया, ये लिख दिया। यहाँ से सिग्मा कैंसिल हुआ, तो बबुआ हो सकता है कि आपको ये चॉइस ना दे कर करके आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो दे देगा कि चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है या माइनस सिग्मा, तो जो भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी देगा, पैरेलल प्लेट है मतलब एक पे सिग्मा होगा एक पे माइनस सिग्मा होगा, फिक्स है ये, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। हाफ एप्सिलॉन सिग्मा ए, हो सकता है कि दूसरा चॉइस में आपको ये रहे, आपको दूसरा चॉइस में क्या रहे, ये रहे। ठीक है। अदरवाइज हुआ, अदरवाइज आपका ये भी हो सकता है कि हाफ ई, अब हुआ देखो चार्ज इंटू सॉरी चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, है ना, तो हमने बार बार बताया है बउआ, ये सिग्मा क्या है बउआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे जब आप ये नोट बनाओगे वहां लिख दोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, बस एक एक लाइन में लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल्टा के लैम्डा,
लेमडा क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रॉ है, रॉ क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हो गया। तो वो एकदम याद हो जाता है आपको कि सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। इसका मतलब सिग्मा इंटू एरिया क्या होता है, क्यू। तो हाफ सिग्मा इंटू एरिया क्या, हाफ ई क्यू। एक्चुअल में जिस साल ये पूछा गया था एग्जाम में बउआ, वो यही पूछा गया था। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो फोर्स होगा, हाफ ई क्यू होता है। अब देखो इतना पढ़ने के बाद जाकर के कंक्लूजन निकलते हैं, है ना। तो आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी चॉइस में कुछ भी दे सकता है बाबू। पूछो, कोई डाउट है तो। नहीं सर। है ना, हाँ। ठीक है ना। लिखेंगे एक छोटा क्वेश्चन और। लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट of a parallel plate condenser 40 millimeter in diameter, 40 millimeter in diameter, comma, in order to have same capacity, in order to have same capacity as a sphere of radius, as a sphere of radius 1 meter is a sphere of radius 1 meter is। पहला चॉइस है 0.01 मिलीमीटर, दूसरा है 1 मिलीमीटर, तीसरा है 0.1 मिलीमीटर, चौथा है 10 मिलीमीटर। सर पहला और दूसरा क्या है? पहला 0.01 है बाबू, पहला 0.01 मिलीमीटर, दूसरा चॉइस है 1 मिलीमीटर, तीसरा 0.1, चौथा हुआ 10 मिलीमीटर, चौथा 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन पढ़ ली होगी बाबू, थोड़ा समझा पाएगी क्वेश्चन क्या है और हम अप्रोच क्या ले पाएंगे इसका। सर हमको ये पहला लाइन समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या चीज होगा, पढ़ के बताएगी कि क्या चीज समझ जो में आ रहा है। ये जो है द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नहीं, हाँ तो, पैरेलल। हाँ, हाँ कैपेसिटर या कंडेंसर एक ही बात है, बिल्कुल सही बोल रही है आप। 40 मिलीमीटर इन डायमीटर। बउआ आपने हाँ जो पढ़ी है, आपने पढ़ी है बउआ पैरेलल प्लेट, अभी तक जो भी पढ़ी है पैरेलल प्लेट। तो बउआ ये पैरेलल प्लेट जो है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है। क्या रेक्टेंगुलर शेप के जगह पे मान लो बउआ दो प्लेट थाली टाइप का चीज जो है, मान लेते बउआ ये स्फेरिकल शेप का दो पैरेलल प्लेट हो गया। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ एरिया क्या है बउआ, इस प्लेट का एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी प्लेट का होगा वो एरिया ही कहलाएगा। डी क्या है बउआ, डी डिस्टेंस है। बुआ ये रेक्टेंगल का जगह सर्कुलर हो गया तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। क्या फर्क पड़ता है बुआ, यहाँ पे भी तो डी सर डिस्टेंस है दोनों। दोनों का कैपेसिटी कोई इक्वेट करके आंसर आ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको पूछा गया सर्कुलर प्लेट के बारे में बुआ कि डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। ये तो कह दिया कि सर्कुलर प्लेट है, लेकिन ये क्या है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो इसका मतलब इसका इसका सी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, एरिया एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये डी पूछा हुआ, ये डिस्टेंस डी के बारे में पूछा है और आपको चूंकि रेडियस इसका दे दिया है, ठीक है 40 मिलीमीटर।
इसका मतलब पाई आर स्क्वायर से आप एरिया निकाल लो, इसका मतलब इसका सी निकल जाएगा। डी पूछा है बउआ, तो कह रहा कि ये जो कैपेसिटर होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव सेम कैपेसिटी एज स्क्वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होता है कैपेसिटेंस? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर, हाँ, तो लिखेंगे एक लाइन कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल सही बोली। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट सर्कुलर कैपेसिटर। अब देखो, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि पैरेलल प्लेट में वो रेक्टेंगुलर शेप का ही प्लेट होगा, वो सर्कुलर प्लेट है, जो ही पैरेलल प्लेट कह दिया मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट सर्कुलर कैपेसिटर इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा बुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि दोनों का सेम होना चाहिए। तो बुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कैपेसिटी जो है सर्कुलर प्लेट का वो पैरेलल प्लेट के इक्वल होना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, ये 4 पाई आर बचा। एरिया क्या हो जाएगा सर्कुलर प्लेट का? पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। आर अलग अलग लिखेंगे, सेम लिख करके वो कट नहीं कर देंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हो गया वो, पाई से पाई कट गया मेरे ख्याल से, है नहीं? तो बचा डी बुआ, डी ही पूछा है, डी यहाँ ले जाओ, आर स्क्वायर अपॉन 4 आर, आर स्क्वायर अपॉन 4 आर। इसका आर जो है बउआ डायमीटर 40 है, तो रेडियस क्या होगा 20 मिलीमीटर। अब ये याद रखना होगा कि आपको सब एसआई यूनिट में बदलना होगा, 20 × 10⁻³ मिलीमीटर को क्या बदले मीटर में, एसआई यूनिट मीटर। आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर दिए अपॉन 4 × आर। आर क्या है बउआ इसका? 1 मीटर है, 1 मीटर 1 दे दिए। ठीक है, 20 या 400 हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, 400 का 4 कट जाएगा, 100 बचेगा, -6, 10⁻⁻⁴ बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? डी जो डिस्टेंस होगा वो 10⁻⁴मीटर। 10⁻⁴मीटर का मतलब 0.1 मिलीमीटर। तो जो सर्कुलर प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा वो 0.1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक एक क्वेश्चन छोटा छोटा करवाते हैं ताकि आपको निश्चित तौर पे 5 7 10 क्वेश्चन आप बनाने चाहिए वो कैपेसिटर कंडेंसर का, एकदम छोटे छोटे इस टाइप का। ठीक है, पार भी डाउट है पूछेगी बाबू? कुछ भी डाउट है पूछो यहाँ तक में। हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ सर। हम्म, एक और क्वेश्चन छोटा लिखेंगे बाबू, लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ a spherical condenser is the capacity of a spherical condenser is 1 microfarad, 1 microfarad, 1 microfarad if the सर एक बार फिर spacing से बोलिए। hmm, the capacity of a spherical condenser is 1 microfarad, capacity of a spherical condenser is 1 microfarad if the spacing between the two sphere is 1 millimeter, if the spacing between the two sphere is 1 millimeter, 1 millimeter, comma, the radius of outer sphere is, the radius of outer sphere is, पहला चॉइस है 30 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, तीसरा 6 मीटर, चौथा 3 मीटर। 40 मिनट के बाद कॉल कटेगा तो दोबारा हम कॉल करेंगे। ठीक है, एक आध मिनट का हुआ इधर अपग्रेड होता है, जो सर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, अपग्रेड होने में 1 मिनट का टाइम लगता है, तो मेरे ख्याल से हम 1 मिनट रुक करके कॉल करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा अपग्रेड हो गया उसको, सर मतलब ये आवाज लेता नहीं है। आ रहा था, एक बार और बोल दीजिए ना। हम बोले कि 40 मिनट के बाद कॉल कटेगा ना बउआ, तो फिर हम दोबारा कॉल करेंगे, तो आपको आधा मिनट 1 मिनट का वेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो अपग्रेड होने में एक आध मिनट का टाइम ले लेता है, तब दोबारा कॉल हो पाता है। ठीक है, क्या सर अनुष्का सुनाई पड़ा? क्वेश्चन दोबारा।
हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चंस में बोले दोबारा। क्या? क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफेराड। एक स्फेरिकल कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराड है। इफ द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्फेयर if a spacing between the two sphere is 1 millimeter, 1 millimeter, the radius of outer sphere is dash। ये चॉइस है, 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। इसमें हमें सिर्फ बता दीजिए कि क्वेश्चन क्या है और इसमें आप क्या करना चाह रही है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएगी बुआ, सिर्फ हमको ये मतलब है इसमें। बुआ इसमें सर आपसे नहीं एक ही समझ। नहीं, इसमें आपसे एक ही वर्ड है बुआ, रेडियस ऑफ आउटर स्फेयर। क्या पूछा? रेडियस ऑफ आउटर स्फेयर। इसका मतलब क्या है आपसे कि आप बुआ आउटर और इनर स्फेयर का तो एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि ये सॉलिड स्फेयर है, ये होलो स्फेयर है, ये R1 है, ये R2 है। सिर्फ आपने ही पढ़ी है बाबू। ठीक है। तो आपने सी का वैल्यू फॉर्मूला पढ़ी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, जिसको हम आर इनर आर आउटर बोले थे, अपॉन आर आउटर माइनस आर इनर। इसी का हुआ जो था कि अगर इनर को एक्सेप्ट करते हैं तो सी का वैल्यू हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी R2 आउटर का स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। सर R2 - R1 का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। हाँ बिल्कुल। तो यहां से अगर आप R2 निकालोगी, ठीक है, तो यहां से R2 का वैल्यू जो हो जाएगा C × R2 - R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का स्क्वायर रूट, क्योंकि R2 स्क्वायर है। तो C 1 माइक्रोफराड है, 1 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो माइनस 6 होता है। R2 माइनस R1 का 1 मिलीमीटर है, तो 1 × 10⁻³ अपॉन 4 पाई है बउआ, यानी 1/4 पाई का वैल्यू क्या होता है? 9 9 × 10⁻⁹ ऊपर लिखा जाएगा, नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट कर देंगे। -6 - 9 +9 सब कैंसिल हुआ,